तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब लोग अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैं आनंद और ये नन्हा सा आपका चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो हम लोग लास्ट लेक्चर नंबर 5 पढ़े थे। उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में देख रहे थे। इलेक्ट्रिक ड्राइव में हम लोग बैटरी ड्राइव देखे थे, डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव देखे थे, उसके बाद हाइब्रिड ड्राइव देखे थे। एक लास्ट हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव में बचा हुआ कोलकाता वाला, जो इंडिया में कोलकाता में फेमस है, और वो क्या है? ट्राम, जिसे हम लोग ट्रामवेज भी बोलते हैं। तो ट्रामवेज, अगर आप कोलकाता जाए तो एक बार ट्राम का जरूर चढ़े, ट्राम का जर्नी जरूर करें। बहुत मजा आता है ट्राम पे ये करने में, जर्नी करना। और लोग कहते हैं कि अगर कलकत्ता गए और रसगुल्ला और दूसरा ट्राम अगर नहीं चढ़े तो फिर अपना जो जर्नी है, यात्रा जो है, वो अधूरा रह जाता है। तो कोलकाता का रसोगुल्ला, जैसे रसगुल्ला नहीं, रसोगुल्ला वो सब बोलते हैं, बंगाली लोग रसोगुल्ला बोलते हैं। तो रसोगुल्ला और ट्राम, ये दो चीज जरूर ये करने का, रसोगुल्ला खाने का और ट्राम में घूमने का। ठीक है, तो ट्राम जो है बेसिकली रोड पे ट्रैक बिछाया हुआ होता है और उसी पे रन करता है। तो ट्राम को हम लोग बहुत ज्यादा हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया में हम लोग नहीं इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। उसका मेन रीजन क्या है कि अगर हम लोग हाईली डेंस एरिया में अगर ये करते हैं, एक्चुअली ये जो ट्राम का जो कोलकाता में इंस्टॉल हुआ है बहुत पहले हुआ, अंग्रेजों के समय में हुआ है, तो उस समय उतना ज़्यादा डेंस नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डेंस हो गया, लेकिन अभी भी रन हो रहा है। तो अभी अगर इंस्टॉलेशन का अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा हाईली डेंस ये एरिया में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? इसका रीज़न ये है कि पहले हम लोग ट्रामवेज था जो था अर्ली टाइम में, पहले बैटरी ऑपरेटेड था, बैटरी ड्राइव का यूज करते थे, लेकिन अभी हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव का यूज कर रहे हैं। क्योंकि बैटरी ड्राइव जो था ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, इसीलिए बैटरी ड्राइव को छोड़ करके इलेक्ट्रिक ड्राइव पे आ गया। अब बात आएगा कि हम जो बात कर रहे थे कि ट्रामवेज का इंस्टॉलेशन हम लोग हाईली पॉपुलेटेड या हाईली डेंस एरिया में नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर हम लोग हाईली डेंस एरिया में अगर ट्राम का ये करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें ओवरहेड लाइन पास करना होगा। ओवरहेड लाइन पास करने के लिए हमें पोल ये सब इंस्टॉलेशन वगैरह करना होगा, तो जिसके चलते स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए होगा, स्पेस रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते उसके साथ फिर एक सेफ्टी पॉइंट व्यू से अगर देखें तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के पास में अगर ये रहेगा तो टच होने का डर रहेगा, जिसके चलते इलेक्ट्रिक शॉक हजार्ड होने का ये चांसेस बनता है। इसीलिए हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया में इसका उपयोग नहीं किया जाता, इसका इंस्टॉलेशन नहीं किया जाता है। ये रन जो होता है, जैसा आप लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में देखे थे कि एक ओवरहेड लाइन पास होता है और दूसरा रिटर्न पाथ जो है वो उसका ट्रैक रिटर्निंग पाथ का काम करता है। सेम वे में इसका भी है। यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कि बेसिकली हम लोग अगर रेलवे सिस्टम स्टेट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम जब देख रहे थे तो उसमें देखा था कि कुछ जगह पे एसी कुछ जगह पे डीसी, दोनों टाइप का इलेक्ट्रिसिटी ये यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली डीसी सप्लाई किया जाता है, 600 वोल्ट डीसी सप्लाई यहाँ पे किया जाता है ओवरहेड लाइन से, और दूसरा जो रिटर्न पाथ के लिए उसका जो ट्रैक होता है, ट्रैक का यूज किया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का बात करें, स्टेट इलेक्ट्रिक ड्राइव का बात करें, तो वहां पे देखे थे कि 25 के भी सप्लाई दिया जाता है, 25 के भी एसी सप्लाई दिया जाता है ओवरहेड लाइन में। उसे फिर ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर से उसे कन्वर्ट किया जाता है डीसी में, और अगर इंडक्शन मोटर रहा या एसी मोटर है तो डायरेक्ट फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू उसे फिर मोटर में दिया जाता है। तो ये इसका मेन था। ये यहाँ पे ओवरहेड लाइन से करंट कलेक्ट करने के लिए वही सेम करंट कलेक्टिंग डिवाइस का यूज किया जाता है। यहाँ पे दूसरा टाइप का करंट कलेक्टिंग डिवाइस यूज किया जाता है, ट्रॉली टाइप या फिर बो टाइप किया जाता है। ट्रॉली टाइप में क्या होता है, एक इस तरह से व्हील रहता है, और ये मान लो कि ये व्हील है और ये हमारा ओवरहेड लाइन है। ये क्या है? ओवरहेड लाइन है,
और ये व्हील है, यहाँ पे इस तरह से लगा रहेगा, रूफ पे लगा रहेगा, लोकोमोटिव्स के रूप पे लगा रहेगा, और ये लोकोमोटिव्स जब मूव होगा तो ये रोल होते हुए आगे रोल होगा और करंट सप्लाई करेगा। दूसरा क्या है, बोट आर्ट। बोट आर्ट में क्या होता है, इस तरह से धनुष टाइप का घूम का मतलब इस तरह का धनुष टाइप का बना होता है और ये स्लाइड होता है और ये करंट कलेक्टिंग का काम करता है। ठीक है, तो ये था ट्रैमवेज हमारा। अब हम लोग कंपैरिजन में देखेंगे, सब चीज याद किए होंगे, स्टीम इंजन का, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का, डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम, तो हम लोग सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे। तो अब हमें कंपैरिजन जरूरी है, कंपेयर अगर नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या कौन सा ड्राइव सिस्टम ज़्यादा यूजफुल है, ट्रैक्शन सिस्टम में कौन सा ड्राइव का यूज हम लोग कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली कौन है, कौन सा कम कॉस्टली है, ज़्यादा इफेक्टिव कौन है, स्टार्टिंग टॉर्क किसका ज़्यादा है। जैसा कि हम लोग देखें कि ट्रैक्शन के लिए हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, या फिर पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, पॉल्यूशन कम क्रिएट हो, इस तरह का चाहिए। तो कौन सा हम लोग देखेंगे, स्टीम इंजन ज़्यादा है। बेसिकली हम लोग 3 टाइप में कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक ड्राइव में करीब करीब सब सेम ही है, जस्ट इसमें थोड़ा सा डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव का चेंज है, ठीक है ना। बाकी सब तो इलेक्ट्रिक ड्राइव, उसमें भी जो डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव है उसमें इंजन जो काम करेगा वो डीजल इंजन की तरह काम करेगा, और मोटर यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क है, पिकअप टाइम है, एक्सेलरेशन डी-एक्सेलरेशन टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर से ऑपरेट होगा, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ड्राइव के टाइप का काम करेगा। तो बेसिकली हम लोग 3 नहीं ड्राइव सिस्टम में हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं। तो आया कंपेरिजन का बाद, तो आप लोग भी कंपेरिजन करते होंगे कौन अच्छा है, हम भी करते थे, कोई बात नहीं, करना चाहिए। चलो, तो आते हैं पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन देखते हैं। कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये पॉइंट पे स्टीम इंजन अच्छा है या फिर इलेक्ट्रिक ड्राइव अच्छा है या फिर डीजल इलेक्ट्रिक इंजन अच्छा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग कंसिडर किया है पावर यूज फॉर ट्रैक्शन, किस तरह का पावर यूज किया जाता है ट्रैक्शन के लिए, उसका हम लोग देखेंगे। तो स्टीम इंजन में हम लोग क्या देखे थे, कोल को बर्न करते हैं, कोल को बर्न करने के बाद हाई प्रेशर हम लोग हाई स्टीम प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, स्टीम बनाते हैं, जो कि हाई प्रेशर पे उसे हम लोग व्हील पे, टरबाइन पे छोड़ते हैं, जिससे टरबाइन व्हील से कनेक्टेड होता है गियर से, और वो रन करता है। तो यहाँ पे पावर जो यूज किया जाता है वो हाई स्टीम प्रेशर का यूज किया जाता है। स्टीम के प्रेशर का यूज करके हम लोग यहाँ पे व्हील का मूवमेंट होता है। डायरेक्ट डीजल इंजन में डीजल को बर्न करते हैं हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन में, और उसके बाद उसका जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सब लोग मजा करो, ठीक है। घूमने जाना है तो जाओ, अभी कोरोना खत्म हो गया तो घूम लो, घूमने का टाइम है। उसके बाद स्टार्टिंग टाइम मीन्स स्टार्ट करने का, अगर हम लोग कोई ड्राइव अगर हम लोग बंद करके रखे हैं तो उसे स्टार्ट करने का जो टाइम है, जैसा कि हम लोग स्टीम इंजन में देखे थे, स्टीम इंजन में बेसिकली कितना देर लग रहा था, 4 से 5 घंटा हमें स्टार्ट करने के लिए लग रहा था। कोयला पहले बर्न होगा, बर्न होने के बाद स्टीम फॉर्म होगा, उसके बाद हम लोग उसका यूज कर सकते थे। वहीं अगर डीजल ड्राइव में देखें तो डीजल ड्राइव में हम लोग डीजल इंजन स्टार्ट होगा और वो ड्राइव तुरंत सर्विस के लिए रेडी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक में अगर बात करें, इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए जस्ट हमें स्विच ऑन करना है और हमारा इंजन रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। सो स्टार्टिंग टाइम स्टीम इंजन में ज्यादा होता है, डीजल इंजन में कम होता है, और इलेक्ट्रिक ड्राइव में बहुत ही कम होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग वाटर सप्लाई का देखेंगे कि किस ट्रैक्शन वर्क के लिए वाटर का नेसेसरी कितना है। सो नीड ऑफ वाटर सप्लाई फॉर ट्रैक्शन वर्क, जैसा कि हम लोग स्टीम इंजन में देखते हैं। स्टीम इंजन में क्या है, फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड है, वाटर होगा ही नहीं तो हम लोग स्टीम नहीं फॉर्म कर सकते हैं। सो वाटर को वहाँ पे फ्रीक्वेंटली हमेशा कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमें फिलअप करना पड़ता है, और उसके बाद हम लोग स्टीम फॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड है। डायरेक्ट डीजल ड्राइव में अगर देखें तो डायरेक्ट डीजल ड्राइव में नहीं रिक्वायर्ड है, हमें
हाँ, कूलिंग के लिए कहीं कहीं पे वाटर कूल अगर ये है तो कूलिंग, इंजन कूलिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन अभी तो वाटर कूल्ड इंजन यूज नहीं किया जाता, तो यहाँ पे भी नॉट रिक्वायर्ड है। सो डीजल इंजन ड्राइव में भी वाटर का जरूरत नहीं है। अब इलेक्ट्रिक में तो खैर हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाटर का दुश्मन है, तो यहाँ तो खैर कोई चांस ही नहीं बनता कि वाटर का रिक्वायरमेंट हो। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्राइव में हमें वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं होता। उसके बाद बात करेंगे हम लोग इफिशियंसी का। सो इफिशियंसी जैसा कि मैं जब पढ़ा रहा था स्टीम इंजन, तो उसमें बताया था कि लगभग 10 से 15% इसका एफिशिएंसी होता है स्टीम इंजन का। एफिशिएंसी सबसे कम होता है किसका? स्टीम इंजन का, केवल 10 से 15% होता है। सो बहुत कम होता है। वहीं अगर बात करें हम लोग डायरेक्ट डीजल इंजन ड्राइव का, तो यहाँ पे मीडियम बोल सकते हैं 15 से 20% इसका एफिशिएंसी होता है। वहीं अगर हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव का बात करें तो यहाँ पे लगभग 40% होता है। तो ड्राइव सिस्टम में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इलेक्ट्रिक ड्राइव का है, जो लगभग 40% है। वहीं अगर डायरेक्ट डीजल ड्राइव का बात करें तो वहां पे सिर्फ 15 to 20% है। और स्टीम इंजन तो फिर हमारे वल्ले वल्ले है, 10 से 15% है। सबसे कम एफिशिएंसी इनका है। ठीक है, इसीलिए भी हम लोग स्टीम इंजन, चूंकि अभी तो हर कोई चाहता है कि आउटपुट हमें ज़्यादा मिले, तो एफिशिएंसी हायर चाहिए ही होता है। तो जिसके चलते, और भी रीजन है जिसके चलते हम लोग स्टीम इंजन को ये करते हैं, स्मोक प्रोड्यूस होता है, एस प्रोड्यूस होता है, क्लीननेस नहीं है, ये सब हम लोग देख चुके हैं, जिसके चलते स्टीम इंजन को आप बहुत कम ही यूज करते हैं। पावर टू वेट रेशियो अगर बात करें, 5th पॉइंट हम लोग क्या कंसिडर किया? पावर टू वेट रेशियो। पावर टू वेट रेशियो का अगर हम लोग ये देखें तो स्टीम इंजन में कोयला हमें रखना पड़ता है, वाटर फील्ड रखना पड़ता है, उसके बाद इंजन जो है वो तो रहेगा। तो यहाँ पे वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वही अगर डायरेक्ट डीजल इंजन ड्राइव का बात करें तो यहाँ पे हमें इंजन रहता है और डीजल रहता है, तो यहाँ पे वेट कम होता है। वही अगर इलेक्ट्रिक ड्राइव में बात करें तो सिर्फ मोटर होता है। तो यहाँ पे अगर पावर टू वेट रेशियो जो है वो स्टीम इंजन के लिए बहुत ज्यादा है। एक्चुअल में अच्छा कौन सा होता है? पावर टू वेट रेशियो कम होना चाहिए, पावर टू वेट रेशियो कम होना चाहिए। ठीक है ना? तो लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टीम इंजन में पावर टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा है। वही डायरेक्ट डीजल इंजन का बात करें तो यहाँ पे मीडियम है। और जैसा कि हम लोग बात करेंगे पावर टू वेट रेशियो, यहाँ पे गलत लिखा गया हमारा, सो पावर टू वेट रेशियो इलेक्ट्रिक ड्राइव में बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग टाइम। मींस कितना जल्दी एक्सेलरेट हो सकता है, या कितना अगर हमें ब्रेकिंग करना है, अगर रोकना है तो कितना जल्दी हम लोग उसे रोक सकते हैं। तो एक्सेलरेशन टाइम एंड ब्रेकिंग टाइम का बात करेंगे तो एक्सेलरेशन, जैसा कि हम लोग स्टीम इंजन में देखे थे कि एक्सेलरेशन रेट जो था वो बहुत कम था, 0.8 to 1 point something किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, वही अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड था, यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव में ज्यादा था, वही इलेक्ट्रिक ड्राइव में और भी ज्यादा था। एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग बहुत फास्ट होता था। तो यहाँ पे टाइम जो एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग करने का जो टाइम लगता था वो बहुत कम लगता था। सो एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग टाइम यहाँ पे बहुत कम है, क्विक एक्सेलरेट होता है। और उसमें भी अगर डीसी सीरीज मोटर लगा हुआ है तो और भी ज्यादा उसका क्विक एक्सेलरेशन टाइम एक्सेलरेट होता है। सो एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग टाइम जो है स्टीम इंजन में ज्यादा लगता है। अगर हमें गाड़ी को एक्सेलरेट करना, बढ़ाना है तो यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे मीडियम टाइम लगेगा, और इलेक्ट्रिक ड्राइव में सबसे कम टाइम लगेगा। हम लोग तुरंत इसे एक्सेलरेट कर सकते हैं। या फिर अगर हमें रोकना है तो रोकने में भी टाइम हमें स्टीम इंजन में ज्यादा लगता है, डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव में कम लगता है, और इलेक्ट्रिक ड्राइव में सबसे कम लगता है। ओवरलोड कैपेसिटी का बात करें, ओवरलोड कैपेसिटी का बात करें तो स्टीम इंजन में बहुत कम है, हम लोग ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव में तो पोर है, एकदम
डीजल इंजन में और भी ज़्यादा हम लोग लो ओवरलोड कर नहीं सकते, नहीं ही कर सकते। उसके बाद इलेक्ट्रिक ड्राइव में अगर हम लोग ओवरलोडिंग करें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ओवरलोडिंग अगर ओवरलोडिंग कैपेसिटी अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक ड्राइव का बहुत अच्छा है। स्टीम इंजन का कम है, बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव में सबसे कम है। सो ओवरलोडिंग के मामले में ओवरलोड कैपेसिटी में स्टीम इंजन ज़्यादा अच्छा है हमारा डायरेक्ट डीजल ड्राइव इंजन से, और इलेक्ट्रिक ड्राइव तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उसके बाद ट्रैक रिक्वायरमेंट हम लोग देखेंगे, मीन्स ट्रैक जो जिस पे हमारा लोकोमोटिव रन करेगा उसका किस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टीम इंजन के लिए हमें इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक सिस्टम का जरूरत नहीं है, ट्रैक का रिक्वायर्ड नहीं है। सो डज नॉट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक। यहाँ पे चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर ही नहीं रहे स्टीम इंजन में, तो हमें जरूरत नहीं है। सेम डायरेक्ट डीजल ड्राइव में भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक का हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक ड्राइव में, इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए हमें इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक का हमें जरूरत पड़ेगा। उसके बाद स्पीड का बात करें तो स्पीड हमारा स्टीम इंजन में बहुत कम रहता है। वही अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट डीजल इंजन में, तो इसमें मॉडरेट मीडियम स्पीड है, और इलेक्ट्रिक ड्राइव में तो बल्ले बल्ले है हम लोग, बहुत अच्छा 160 किलोमीटर पर आवर तक के जाता है इसका स्पीड। ठीक है ना। वही अगर स्पीड कंट्रोल का अगर बात करें तो स्पीड कंट्रोल जैसा कि हम जानते हैं कि स्टीम इंजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्पीड को कंट्रोल करना। अगर स्पीड को अगर हमें कम करना है तो यहाँ पे स्टीम इंजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। डायरेक्ट डीजल इंजन ड्राइव में यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन मीडियम है। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रिक ड्राइव का बात करें तो यहाँ पे स्पीड कंट्रोल करना बहुत ही इजी है। ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट का अगर हम लोग बात करें तो मेंटेनेंस कॉस्ट हम लोग देखे ही थे कि स्टीम इंजन में बहुत ज्यादा है। उसके बाद डायरेक्ट डीजल इंजन में भी हम लोग देखे थे, इसका भी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है बट लेस देन स्टीम इंजन है। तो स्टीम इंजन से यहाँ पे इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा। वहीं पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव का बात करें तो बहुत कम है हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे सुटेबिलिटी फॉर अंडरग्राउंड सिस्टम। अगर हम लोग अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए अगर देखें कि कौन सा ड्राइव सिस्टम ज्यादा सुटेबल है, तो जैसा कि स्टीम इंजन का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो स्टीम इंजन में तो पॉसिबल ही नहीं है। स्टीम इंजन में क्या होगा, स्टीम भी फॉर्म होता है, दूसरा कोयला बर्न होता है, स्मोक भी फॉर्म होता है और आयस भी प्रोड्यूस होता है, तो स्टीम इंजन नॉट सुटेबल है। वही अगर डायरेक्ट डीजल इंजन का भी बात करें तो वहां पे भी हमारा स्मोक फॉर्म होता है, तो जिसके चलते और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे भी हम लोग स्मोक के चलते यहाँ पे भी सुटेबल नहीं है। उसके बाद हम लोग अगर इलेक्ट्रिक ड्राइव का बात करें तो इलेक्ट्रिक ड्राइव में ना तो स्मोक फॉर्म होता है ना ही आयस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक ड्राइव हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए सुटेबल है। इसीलिए हम लोग मेट्रो सिस्टम जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव का यूज करते हैं हम लोग मेट्रो ट्रैक्शन सिस्टम में। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क मीन्स जब हम लोग इंजन को स्टार्ट करते हैं, जस्ट स्टार्ट इंजन को जैसे रुका हुआ है, जैसे हम स्टार्ट किए तो उस समय जो टॉर्क किस में ज्यादा, कौन सा ड्राइव में ज्यादा ये होगा, प्रोड्यूस होगा, उसका बात हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क में करेंगे। तो स्टार्टिंग टॉर्क स्टीम इंजन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत कम होता है। डायरेक्ट डीजल इंजन ड्राइव में स्टीम इंजन से ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रिक ड्राइव में तो खैर मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स के चलते जिस तरह का इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग यूज करेंगे उस तरह से उतना ही ज्यादा हमें स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। सबसे ज्यादा हमें किसमें मिलेगा, डीसी सीरीज मोटर में हमें स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें क्लीननेस में, तो क्लीननेस इस मामले में हम क्या बोले, आप लोग को तो पता ही है, स्टीम इंजन है तो स्मोक भी प्रोड्यूस करेगा, गैस भी क्रिएट करेगा, तो जिसके चलते, और कोयला, चूंकि कोयला बर्निंग, कोयल का हैंडलिंग भी होता है वहां पे, तो ये बहुत ज्यादा ही गंदा होता है। वही अगर कंपैरिजन करें हम लोग डायरेक्ट डीजल ड्राइव में, तो यहाँ पे भी डीजल बर्न होता है तो स्मोक प्रोड्यूस होता है। हालांकि यहाँ पे गैस प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन
स्मोक प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे क्लीननेस का अगर हम लोग देखें तो ये मीडियम ठीक ठाक है, मीडियम ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोयला का हैंडलिंग करना पड़ रहा, कोल हैंडलिंग नहीं है, तो थोड़ा गंदा कम होगा। एज प्रोड्यूस नहीं, अगर राख पर ये नहीं हो रहा, प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कम गंदा होगा, लेकिन गंदा होगा स्मोक के चलते। स्मोक एयर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। लेकिन वही अगर हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव का बात करें तो ये ज्यादा क्लीन है, ना तो यहाँ पे स्मोक का इशू है, ना ही डीजल का कुछ ये का, कहीं पे डीजल बह गया तो वो सब चीज यहाँ पे नहीं होगा, तो वो ज्यादा क्लीन है। अगर हम लोग मोस्ट क्लीन, अगर हम लोग लाइफ का बात करें तो लाइफ, अगर हम लोग बात करें तो लाइफ जो है हमारा स्टीम इंजन का मीडियम है, स्टीम इंजन का लाइफ जो है मीडियम है। वहीं पे हम अगर बात करें डीजल ड्राइव इंजन का तो इसका कम होता है लाइफ, इसे हम लोग लेस बोल सकते हैं, मॉडरेट की जगह पे इसे हम लोग लेस बोल सकते हैं, लाइफ इसका कम होता है। और वहीं पे अगर इलेक्ट्रिक ड्राइव का बात करें तो उसका लाइफ ज्यादा होता है। कैपिटल कॉस्ट लो आ गया, कैपिटल कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो कैपिटल कॉस्ट अगर हम लोग बात करें तो स्टीम इंजन का मीडियम होता है, बहुत ज्यादा इसमें भी, इसमें एक्चुअल में स्टीम इंजन का अगर हम लोग कैपिटल कॉस्ट बात करें तो ये तीनों ड्राइव में सबसे कम स्टीम इंजन में होता है कैपिटल कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसके बाद डीजल ड्राइव में होता है, और उसके बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक ड्राइव में होता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव में सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो ये ओवरहेड इक्विपमेंट जो हम लोग लगाते हैं, सब स्टेशन बनाओ, उसके बाद फिर उसका सब स्टेशन छोटा सा बनाओ, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इक्विपमेंट लगता है, ट्रांसफार्मर है, रिएक्टर है, फिर उसके बाद ओवरहेड लाइन का इंस्टॉलेशन करना, तो यहाँ पे ओवरहेड इक्विपमेंट बहुत ज्यादा सारा इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसके चलते ये इसका कैपिटल कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है कंपैरिजन टू स्टीम इंजन और डीजल ड्राइव इंजन। इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कैपिटल कॉस्ट उसका है। इसी के ये कैपिटल कॉस्ट के चलते ही बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते और वो इंस्टॉल नहीं कर, अभी तक के बहुत जगह पे इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्शन सिस्टम का ये नहीं हो पाया, ठीक है ना। बाकी हम लोग देखे थे स्टीम इंजन का, स्टीम इंजन अब तो अंडर डेवलप्ड कंट्री भी स्टीम इंजन को नहीं यूज कर रहे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है और इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत ज्यादा सूटेबल बहुत कम है, और हमारे जैसा कि ट्रैक्शन सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाता, इसीलिए हम लोग स्टीम इंजन को करीब करीब नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हाँ, वहीं पे अगर डायरेक्ट डीजल ड्राइव का बात करें तो ये इसका एक जगह पे हम लोग डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव का यूज कर रहे हैं, या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो भी डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव में भी हमें इलेक्ट्रिफाइड रूट का जरूरत नहीं है, जैसा कि हम लोग जब डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय देखे थे कि डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम किसी भी रूट पे भी चलने के लिए फ्री है, चाहे वो इलेक्ट्रिफाइड हो या नॉन इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक हो। तो ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग बात करते हैं रिजनरेटिव ब्रेकिंग। तो रिजनरेटिव ब्रेकिंग स्टीम इंजन में तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, उसी तरह से डायरेक्ट डीजल इंजन में भी पॉसिबल नहीं। इनफैक्ट डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव में भी पॉसिबल नहीं है। किसमें सिर्फ पॉसिबल है? पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक ड्राइव में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेट इलेक्ट्रिक ड्राइव में पॉसिबल है। अब क्यों नहीं पॉसिबल है? मैं डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव का जब ये डिस्कस कर रहा था तो लास्ट लेक्चर में मैं बताया था कि डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव में रिजनरेटिव ब्रेकिंग क्यों पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइन। सो ट्रैक के आसपास में जो कम्युनिकेशन लाइन जो पास होते हैं उसके साथ में इंटरफेरेंस, जो हमारा ट्रैक जब हम लोग ये करेंगे ले करेंगे तो उसके साथ क्या इंटरफेरेंस होगा नहीं होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइन मींस कम्युनिकेशन लाइन को ये डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा। सो स्टीम इंजन में कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं, यहाँ तो खैर इलेक्ट्रिसिटी का दूर दूर तक के नाता ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन लाइन को कोई इफेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट डीजल इंजन में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसी तरह का कोई भी ये
एप्लीकेशन नहीं। हाँ, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक ड्राइव का अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक ड्राइव में हम लोग क्या कर रहे हैं, सो तो नहीं गए ना यार, आप लोग भी यार सोना नहीं है, पढ़ना है ना, सोना तो है जिंदगी भर। ये सब बातें बकवास है। जिंदगी भर करना होगा, काम करोगे तभी खा पाओगे। जिस दिन लगा कि नहीं हम बिना काम किए हुए खा लेंगे तो ये गलतफहमी होगा। तो पढ़ना हमेशा है और काम भी करना हमेशा है, जिंदगी भर लगी पड़ी रहेगी अपनी, तो पढ़ते रहना, ठीक है। वजह से उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रैफिक हैंडलिंग में। तो ट्रैफिक हैंडलिंग में का अगर हम लोग बात करें तो ट्रैफिक हैंडलिंग का मेन ये है कि अगर कहीं पे, सॉरी मार्कर गिर गया, चलो कोई बात नहीं। सो ट्रैफिक हैंडलिंग का मतलब यह है कि अगर कोई किसी ट्रैक पे हमारा लोकोमोटिव लगा हुआ तो उसे अगर हमें हटाना है तो हटाने का जो टाइमिंग है वो किस तरह से, उसका मीन्स प्रोसेस जो है या उसे कितना टाइम लगेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो ट्रैफिक हैंडलिंग अगर स्टीम इंजन का बात करें तो इसमें बहुत लो है, पोर है, या फिर हम लोग जैसे यहाँ पे इसमें हम किसी तरह का कोई सिग्नल भी नहीं दे सकते ये आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ट्रैफिक हैंडलिंग यहाँ पे बहुत पोर है। या किसी ट्रैक पे एक लोकोमोटिव स्टीम इंजन लगा हुआ है तो उस अगर हमें हटाना है तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो यहाँ पे बहुत पोर है ट्रैफिक हैंडलिंग। अगर हम लोग डायरेक्ट डीजल इंजन का बात करें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि डीजल इंजन स्टार्ट करेंगे और इसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक वाले का तो खैर बात ही जुदा है, ये तो कभी भी हम लोग इसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स, जिसमें हम लोग देखें स्टीम ड्राइव, स्टीम इंजन ड्राइव, उसके बाद हम लोग देखें दूसरा डीजल, डायरेक्ट डीजल इंजन ड्राइव, और तीसरा हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक ड्राइव के बीच में कंपैरिजन की कौन ज्यादा सुटेबल है। अब हम लोग बात करेंगे सपनों की। ओह, मेरे सपनों की रानी वाले ने, सपनों का ट्रैक्शन सिस्टम आइडियल, चलो सपनों का ट्रैक्शन सिस्टम एक आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम। अगर जैसे हम लोग मानते हैं कि किसी चीज को ये आइडियल है हमारे लिए, तो उस केस में हमें दिखता है कि जो भी हम चाहते हैं वो सारा गुण किसी चीज में है, उसे हम बोलते हैं कि ये हमारा आइडियल रिक्वायरमेंट है। और अगर कोई चीज अगर फुलफिल नहीं हो रहा हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो वो हमारा आइडियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा। सो अगर हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में बात करें, ट्रैक्शन सिस्टम का आइडियल अगर हम लोग बात करें कि आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग क्या सोचेंगे, जैसे कि अभी हम लोग स्टीम इंजन, डायरेक्ट ड्राइव, डीजल इंजन ड्राइव का कंपैरिजन में देखें कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा था, स्टार्टिंग टॉर्क। सो पहला हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग टॉर्क हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होना चाहिए बच्चों, हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी रुकी होती है तो उसे मूव करने के लिए उसे ज़्यादा ताकत का जरूरत पड़ता है। वही अगर कोई चीज़ रनिंग कंडीशन में है तो रनिंग कंडीशन में तो उसे कम भी ताकत लगा करके हम लोग रन कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर रुका हुआ चीज़ को अगर हमें स्टार्ट से धक्का देना है, स्टार्टिंग अगर करना है, उसे रन करना है, तो उस समय हमें ज़्यादा ताकत का जरूरत होता है। तो अगर हमारा स्टार्टिंग टॉर्क अगर ज़्यादा होगा, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हम लोग एक्सेलरेशन फास्ट होगा हमारा। और हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि एक्सेलरेशन फास्ट हो, एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग फास्ट हो, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। ये फुलफिल करने के लिए क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क हमारा हाई होना चाहिए। सो एक्सेलरेशन, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। उसके बाद दूसरा, ये सेल्फ कंटेंट यूनिट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सेल्फ कंटेंट यूनिट होना चाहिए। एक ही यूनिट में सब कुछ रहे, ऐसा हो तो ज्यादा अच्छा। कॉम्पैक्ट होना चाहिए, सब कुछ एक ही लोकोमोटिव्स में हो। सेल्फ कंटेंट यूनिट, जैसा कि हम लोग डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव में देख रहे थे, वो सेल्फ कंटेंट यूनिट था, उसमें अलग से किसी चीज का हमें जरूरत नहीं था। एक ही लोकोमोटिव्स में डीजल इंजन भी था, अल्टरनेटर भी था,
डीजल भी वहीं पे था। वही अगर स्टीम इंजन में अगर हम लोग देखें तो कोयला अलग ये में रहता है, ये उसमें कोल को बर्न करने का चैम्बर अलग होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कि सेल्फ कंटेंट यूनिट होना चाहिए, कि यूनिट में ये होना चाहिए, सेल्फ उसी पे होना चाहिए, किसी दूसरे चीज़ का हमें रिक्वायरमेंट ना हो, ऐसा होना चाहिए। जिसके अगर सेल्फ कंटेंट यूनिट रहेगा तो क्या हो, किसी भी रूट पे वो रन कर सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिफाइड रूट हो या नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये कॉम्पैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉम्पैक्ट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज में नहीं होना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो हमारा जो बाकी का जो यूज करने का जो ये रहेगा, प्लेस रहेगा, वो कम हो जाएगा। सो ये कॉम्पैक्ट होना चाहिए। उसके बाद टेम्पररी ओवरलोड लेने के लिए कैपेबल होना चाहिए। जैसा कि हम लोग देख रहे थे डीजल इंजन ड्राइव में, वो उसमें ओवरलोडिंग का कैपेसिटी बहुत कम है या नहीं के बराबर है। तो अब जो भी कभी कभी होता है कि सामान हम लोग ज़्यादा डाल देते हैं, तो टेम्पररी कुछ दूर के लिए, जैसे कि अगर हम लोग बाइक अगर का बात करें तो बाइक के एक्चुअल में अगर बात किया जाए तो ज़्यादा 2% के लिए अलाउड है। लेकिन हमारे दोस्त लोग कभी बाइक पे जाते हैं तो 3-4 भी बैठ जाते हैं, तो उसमें अब 4 लोड हमेशा के लिए उसमें हम लोग नहीं लेकर के जा सकते। लेकिन हाँ क्या है कि कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए हम लोग 3-4 लोड लेकर के रन कर ले रहे हैं, तो वहां पे ओवरलोडिंग कैपेसिटी अच्छा है, ठीक है, इसीलिए वो विथस्टैंड कर ले रहा है, रन कर ले रहा है। तो जो हमारा आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम होगा उसका भी ओवरलोड कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे मिनिमम वियर एंड टियर ऑफ द ट्रैक। ट्रैक में घर्षण जो हो वो कम हो, इस तरह का हमें हमारा होना चाहिए, जिसके चलते ना ही ट्रैक खराब हो और ना ही व्हील खराब हो। उसके बाद स्पीड कंट्रोल क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए। डिफिकल्ट होगा क्या? डिफिकल्ट होना चाहिए। अगर स्पीड कंट्रोल डिफिकल्ट होगा तो फिर हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कहीं भी चला जाएगा। तो स्पीड कंट्रोल क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए। इसलिए हम लोग कम से कम स्पीड को भी रिड्यूस कर सके, या हम लोग स्पीड को एक्सेलरेट कर रहे हैं, जैसे हमारा स्पीड मान लो 80 का है, तो 80 से हम लोग उसे 79 पे भी ले आए और फिर 10 पे भी ले आए, तो इस तरह से इजिली कंट्रोल होने के लायक हो। अगर हमारा रिक्वायरमेंट 80 से 79 लाना तो 79 पे ही चले, ऐसा ना हो कि 80 से डायरेक्ट 0 पे आ जाए और 0 से डायरेक्ट 80 पे चला जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्पीड कंट्रोल इजी होना चाहिए। उसके बाद इनिशियल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट शुड बी लो और रीजनेबल। इनिशियल कॉस्ट मींस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जिसे हम लोग कैपिटल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। सो कैपिटल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट दोनों कम होना चाहिए। जहां पे अगर हम लोग बात करें तो स्टीम इंजन में कैपिटल कॉस्ट बहुत कम था, कैपिटल कॉस्ट बहुत कम था। डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव में कैपिटल कॉस्ट कम था, लेकिन रनिंग कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा था। डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव में खास करके रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट भी अगर बात करें तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी डीजल इंजन में और स्टीम इंजन में बहुत ज़्यादा था। वहीं अगर इलेक्ट्रिक ड्राइव का बात करें तो वहाँ पे कम था हमारा। सो इनिशियल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट कम हो, जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो हम तो चाहेंगे कि जीरो, अगर हम लोग अगर सोचे कि हमें किस तरह का होना चाहिए, हम तो सोचेंगे यही कि बहुत कम हो, जीरो, एक भी रुपया हमें खर्च ही ना करना पड़ा और हम लोग जहाँ जाने का मन करे वहाँ पे जाते रहे, आते रहे, ठीक ना। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, अगर कहीं जाना आना है तो पैसा तो देना ही होगा। सो इनिशियल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, फिर रिजनेबल होना चाहिए। इफिशियंसी शुड बी हाई, इफिशियंसी शुड बी हाई, मतलब कम से कम हमें इनपुट देना पड़े और आउटपुट हमारा ज़्यादा हो। सो जैसा कि हम लोग इफिशियंसी क्या देखे थे, स्टीम इंजन में 10 to 15% था, डीजल इंजन में 15 to 20% था और इलेक्ट्रिक ड्राइव में 40% था। बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिक ड्राइव का भी नहीं है, लेकिन कंपैरिजन अगर हम लोग बाकी से करें तो बाकी से अच्छा है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो हर चीज़ के लिए परफेक्ट हो, लेकिन उसी में हम लोग
जो सबसे ज़्यादा फुलफिल करता है, जो हमारे रिक्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा फुलफिल करता है, वो ज़्यादा चूज करते हैं हम लोग। सो इफिशियंसी हाई होना चाहिए। उसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम शुड बी इफेक्टिव। ब्रेकिंग सिस्टम इफेक्टिव होना चाहिए। जब भी हम ब्रेक यूज करें तो गाड़ी रुकना चाहिए, और जितना हम लोग प्रेस कर रहे हैं, मैं मान लो कि हमारा टारगेट 10 मीटर के बाद अगर रोकने का है तो 10 मीटर पे रुकना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अब हम लोग बाइक चला रहे हैं और सामने एक कोई कुत्ता दौड़ जाता है 10 मीटर आगे और हम ब्रेक लगाए और हमारा गाड़ी जाकर के 15 मीटर आगे रुके, तो क्या फायदा? तो इफेक्टिवनेस वहां पे जीरो हो जाता है ब्रेकिंग का। तो जो ब्रेकिंग सिस्टम का जो इफेक्टिवनेस है वो हाई होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। सो ब्रेकिंग सिस्टम शुड बी इफेक्टिव, और ये स्मूथ होना चाहिए, जर्क टाइप का नहीं होना चाहिए कि ब्रेक मारे और हाथ किए आगे जाके गिर जा रहा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ब्रेक स्मूथली लगना चाहिए, ठीक है। सो ब्रेक स्मूथली होना चाहिए, सो इट शुड बी स्मूथ। और इससे भी ज्यादा मजा कब आएगा? जब ब्रेकिंग रीजनरेटिव हो। ब्रेकिंग क्या हो? रीजनरेटिव हो। रीजनरेटिव में क्या फायदा? सर क्या आप भी मजाक कर रहे हो? ये बोलोगे ना आप लोग। रीजनरेटिव में फायदा ये है कि जो चीज हम वेस्ट करने वाले हैं वो हमें फिर से गेन हो जाएगा। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग मोटर को रन कर रहे थे और मोटर हमारा रन कर रहा था, अब वही रनिंग को अगर हमें रोकना है, ब्रेक करना है, तो उसके लिए हम लोग जो रनिंग कर रहे हैं उसी को फिर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ले रहे हैं और उसे फिर से हम लोग सप्लाई सिस्टम में दे दे रहे हैं। ये था ना रिजनरेटिव ब्रेकिंग। सो अगर ये पॉसिबल है कि रिजनरेटिव ब्रेकिंग अगर पॉसिबल है तो ये तो हमारे लिए क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा होना, ये हमारे लिए। सो रिजनरेटिव ब्रेकिंग अगर पॉसिबल है तो हम लोग उसमें लगाए, एम्प्लॉय करें। उसके बाद ये हमेशा पॉल्यूशन फ्री हो तो हमारे लिए और भी मजे की बात है। पॉल्यूशन अगर क्रिएट ना करे तो सबसे अच्छा है ना यार। हम लोग बाइक से चलते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। वैसे दिल्ली का तो हालत खराब है पॉल्यूशन के मामले में, आप लोग जानते हैं। तो अगर पॉल्यूशन फ्री, अगर वहां पे अगर सब ट्रैक्शन सिस्टम अगर पॉल्यूशन फ्री हो जाए, बाइक पॉल्यूशन क्रिएट ना करे, कार पॉल्यूशन क्रिएट ना करे, तो कितना अच्छा होता वहां पे। लोग बोलते हैं कि करीब करीब दिल्ली में अगर रह रहे हो तो आप अगर आप सिगरेट अगर स्मोक नहीं भी करते हो तब भी आप डेली का लगभग 5 सिगरेट के जितना हानिकारक हवा आप अपने अंदर ले रहे हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इट शुड नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस विथ नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइन। उसके बाद जैसा कि हम लोग डिसएडवांटेज में देखे थे, इलेक्ट्रिक ड्राइव का डिसएडवांटेज क्या था कि ये कम्युनिकेशन लाइन को उसके पास से ट्रैक के पास में, जो इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक के पास में जो कम्युनिकेशन लाइन होते हैं उनको ये डिस्टर्ब करता है। सो हमारा अगर आइडियल अगर हम अगर ट्रैक्शन सिस्टम का बात करें तो वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, सपनों में यही सोचेंगे हम कि हमारा जो ट्रैक्शन सिस्टम हो या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी, अगर चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्शन सिस्टम से यहाँ पे कंपेरिजन करने वाले हैं, तो यही सोचेंगे कि वो कम्युनिकेशन लाइन को डिस्टर्ब ना करे, उसके सिग्नल में किसी तरह का इंटरफेरेंस ना करे। और उसके बाद क्या सोचेंगे, जैसा कि आप लोग स्पीड लवर होंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट आपको चलने का शौक होगा, आप भी सोचते होंगे कि हम भी 80-90 या 130 के स्पीड में बाइक चलाएं, तो आप लोग स्पीड लवर होंगे। तो हमारे स्पीड हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पीड हाई होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको अपने सपने में या फिर आपके आइडल ट्रैक्शन सिस्टम अभी तक के आप जो देखे उसमें अगर लगता है कि कुछ और भी होना चाहिए हमारे आइडल केस में, तो आप कमेंट में बताना कि और क्या आप चाहते हो कि आपके ट्रैक्शन सिस्टम में और क्या ये हो, तो आप कमेंट में बताना, मैं अगली बार जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक के हम लोग देखें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय। फिर मिलेंगे अगला दिन में।